आज अपन पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का। में अपन ने दो टाइप देखे थे। बिल ऑफ एक्सचेंज दो टाइप के लिए निकलते, एक तो ट्रेड रिलेशनशिप से ट्रेड बिल और एक म्यूचुअल हेल्प के लिए एकोमोडेशन। ठीक है, ट्रेड बिल ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए ये जाते थे। ट्रेडिंग एक्टिविटीज से की वजह से जो लेना देना क्रिएट होता और उसको सेटल करने के लिए अपन इस सिस्टम इस बिल का यूज करते और उसके अकाउंटिंग अपन ने देखी। अब अपन पढ़ेंगे एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल दूसरा कुछ नहीं तो ऐसी चीज है जैसे कि किसी पर्सन को या दो फ्रेंड्स को या कोई दो लोगों को अगर म्यूचुअल हेल्प की ज़रूरत है, मतलब पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे, पहचान के लोग होंगे, तो वो क्या करते हैं कि एक साथ एग्रीमेंट करते इन द सेंस एग्री करते एक दूसरे को कि देख तेरे को भी पैसे की ज़रूरत है, मेरे को भी पैसे की ज़रूरत है। आज अपनी ज़रूरत कंप्लीट करने के लिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो अपने को पैसे देगा। तो एक काम करते अपन अपने क्रेडिट का इस्तेमाल करते और मैं बिल ड्रॉ करके देती, तुमने बिल एक्सेप्ट करके देना और बैंक से उसको डिस्काउंटेड करवा लेना, ऐसा किया जाता। तो एक्चुअली अगर प्रैक्टिकल इसको देखने गए तो जैसे मैंने सपोज तुम लोगों से पैसे मांगे कि मेरे को फीस दे दो क्लासेस की। तुमने बोला मैम आज तो फीस नहीं है। मैंने बोला कि पेरेंट्स को बोलो। तुम लोगों ने पेरेंट्स को बोला कि मैम फीस मंगवा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स ने बोला कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, थोड़े दिन तक 2-3 महीने के बाद हम फीस पेड करेंगे। ऐसे सिचुएशन में मैंने बोला कि नहीं अभी मेरे को तो बहुत अर्जेंट काम है, तो मेरे को एकोमोडेशन बिल के बारे में पता था। तो मैंने तुम लोगों को बोला कि एक काम करो, मैं एक बिल ड्रॉ करती, तुम लोग उसको एक्सेप्ट करके दो, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा बैंक में मेरी पहचान होने की वजह से मैंने बैंक वालों से थोड़ा सेटल करके रखा कि देखो ये मेरे स्टूडेंट है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, ऐसा ऐसा इनका बैकग्राउंड है, ऐसा होगा नहीं कि ये लोग मेरे को पैसे देंगे नहीं। तो आप क्या करो, मेरे को मैं जो बिल लेके आऊँगी उसका सेटलमेंट कर दो, मतलब मेरे को डिस्काउंटेड करवा दें। बैंक मैनेजर ने या बैंक के जो ऑफिसर थे उन्होंने मेरे को एग्री किया, ठीक है मैम आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो, इतने दिन से हमारे से कॉन्ट्रैक्ट में हो, सारे लोन्स वगैरह का रिपेमेंट आपका प्रॉपर है और वो सारी चीज़ें प्रॉपर होने की वजह से उन्होंने मेरे को नहीं बोला नहीं। तो फिर मैं तुम लोगों के पास आई और तुम लोगों को बोला कि देखो मैं क्या करती, एक बिल ड्रॉ करती, तुम लोग उसको एक्सेप्ट करते और 3 महीने बाद तुम्हारे पेरेंट्स पैसे देने वाले हैं, तो अपन 3 महीने के लिए बिल एग्री करवाते। 3 महीने बाद जैसे ही पेरेंट्स पैसे दे देंगे तो तुम लोग उसका पेमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अपन ने वो बिल निकाल लिया, तुमने मेरे को एक्सेप्ट करके दे दिया, मैं बैंक में गई, मैंने डिस्काउंटेड करवा लिया, जो कि अपन ने डिस्काउंटेड की सिचुएशन अभी तक पढ़ी। तो डिस्काउंटेड करवा लिया, पैसे बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा के मेरे को पैसे दे दिए, मैंने मेरी आज की ज़रूरत को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट डे बैंक किसके पास आएंगी, तुम लोगों के पास, ठीक है। अब तुम लोगों को फीस पे करना थी, इसलिए तुमने कंपलसरीली बैंक को पेमेंट करना जरूरी था। लेकिन अगर तुमने म्यूचुअल हेल्प की रहती कि मैम हमको लेना, हमको आपको फीस देना रहो नहीं देना रहो, आप सिर्फ हमारे नाम का इस्तेमाल करो और आपकी आज की ज़रूरत कंप्लीट कर लो, तो ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली देना तुम लोगों का था क्या, नहीं। अगर तुम फीस नहीं पेड कर रहे हो तो एक्चुअली तुम लोगों को मेरे को देना था क्या, नहीं। तुमने क्यों एक्सेप्ट करके दिया था, जस्ट हेल्प करने के इंटेंशन से। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को देने की जिम्मेदारी तुम लोग लोगे क्या, नहीं। तुम लोग क्या बोलेंगे कि मैम हमने तो आपकी हेल्प की थी और आप क्या करो, आप इसका रिपेमेंट करो। और बैंक तो लीगली किसके पास आएंगी, तुम लोगों के पास। तुम लोगों ने बैंक को बोला कि ठीक है हम इसका रिपेमेंट कर देते हैं, तो तुम लोग रिपेमेंट करने से पहले मेरे को फोन करोगे या मेरे को बोलोगे कि मैम हमको पैसे दो, बैंक हमारे पास आई है, मैंने तुम लोगों को पैसे दिए, तुमने बैंक को रिपेमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो गया, म्यूचुअल हेल्प के लिए किया गया ट्रांजेक्शन हो गया।
अगर तुम फीस पेड करने के लिए मेरे को एग्री करके देते हो तो वो क्या हो गया, बिजनेस पर्पस के लिए एक्सेप्ट किया गया हुआ बिल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक दूसरे को हेल्प करने के लिए क्या करते, एकोमोडेशन बिल निकालते, हेल्पिंग बिल निकालते, जिसमें उनका आपस में कोई लेना देना किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से नहीं होता है। सही है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता कि एक पार्टी को जरूरत है, कभी कभी रहता है, तुम लोगों ने बोला कि देखो मैम आपको भी पैसे की जरूरत है, हमको भी पैसे की जरूरत है। अब क्या करते कि आपको 20,000 रुपीज लगने वाले हैं ना, तो हमको सबको भी 20,000 रुपीज लगने वाले। कितने लगने वाले हैं? 20,000। तो अपन क्या करते मैम, 40,000 का बिल आप निकालो, ठीक है, हम एक्सेप्ट करके देते, आप क्या करो बैंक से डिस्काउंटेड करवा लो, और जो भी प्रोसीड आएंगी वो 50% हमको देना। प्रोसीड मतलब जो भी अमाउंट आपको मिलेगी वो 50% हमको देना और 50% आप रख लेना, ठीक है। तो अब जब 50% का अपने एग्री किया है, तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन ड्यू डेट आएंगी, अब एक्चुअली मेरे को तुम लोगों को कुछ देना नहीं था, तुमको मेरे को कुछ देना नहीं था, फिर भी अपन ने क्या किया, बैंक को उल्लू बनाया और ऐसे बताया कि हमको क्या करना है, एक दूसरे से कुछ पैसे लेना है, लेना देना है। इस वजह से 40,000 का बिल मैंने बैंक से डिस्काउंटेड करवा दिया। बैंक को ये जाके नहीं बोलूंगी कि मैंने बिल एकोमोडेशन बिल बोल के किया है, क्योंकि बैंक को ऐसा बिल एक्सेप्ट करना अलाउ नहीं, बराबर है। तो जब हम लोग बैंक ऑडिट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे फिर हम लोगों को ये देखना जरूरी होता है कि कोई बिल जस्टली एकोमोडेशन बिल बोल के एक्सेप्ट या फिर बैंक ने ऑनर डिस्काउंटेड तो नहीं करके दिया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस होती है। तो 50% मैंने रखी, 50% तुमने रखी। अब जिस दिन इस बिल की ड्यू डेट आएंगी या मैच्योरिटी डेट आएंगी, उस दिन तुम लोग क्या करेंगे, तुम लोग मेरे को 50% भेजेंगे, मैं तुम लोगों को, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी है, एक्सेप्ट तुमने किया है तो लाइबिलिटी तुम लोगों की है, तो मैं तुम लोगों को कितनी प्रोसीड भेजूंगी, जो 50% मैंने रखी थी वो मैं तुम लोगों को दूंगी। 50% तो तुम ही लोग, जो तुम लोगों ने रखी थी वो तुम लोग लाओगे, जो मैंने रखी थी वो मैं लाऊंगी, और बैंक को अपन बिल ऑनर कर देंगे, बराबर है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या कि तुमने सिर्फ मेरे को हेल्प की। सेकंड सिचुएशन क्या, अपन ने एक दूसरे के लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड सिचुएशन क्या होती इसमें कि ये जो 40,000 का बिल है, ये मैंने आज तो तुम लोगों ने मेरे को एग्री कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया कि मैम 40,000 का बिल है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप पूरी प्रोसीड रख लो, आपकी जरूरत कंप्लीट कर लो। जिस दिन इसकी मैच्योरिटी डेट आने वाली थी उसके पहले ही तुम लोगों ने बोला कि मैम अब हमको पैसे लगने वाले थे, ठीक है, पर अपने को मैच्योरिटी पे बिल तो ऑनर करना ही पड़ेगा। तो अब मैंने तुम लोगों को नई आइडिया दी कि तुम लोग अब मेरे पे बिल निकालो। क्या निकालो, तुम लोग मेरे पे बिल निकालो। तो क्या होगा, मेरे पे बिल निकालने की वजह से तुम ड्रॉवर हो जाओगे, मैं ड्रॉवर हो जाऊंगी, बराबर है। मेरे को तुम लोगों को ये बिल के ऑलरेडी पैसे देने हैं, तो मैं तुम लोगों को क्या बोलूंगी कि अब तुम लोग जाके ये बिल को क्या कर लो, डिस्काउंटेड, बराबर है। अब जब तुम लोग उसको डिस्काउंटेड करके लाए तो इन शॉर्ट मेरे तरफ से लेना तुम लोगों को मिल गया। क्यों, फर्स्टली पैसे किसको मिले, ड्रॉवर में, तो डिस्काउंटेड मैंने किया, हाँ। अब डिस्काउंटेड अगर मैंने किया तो प्रोसीड भी मेरे पास है, ड्यू डेट पे मेरे को पेमेंट करना है, क्योंकि तुम लोग ने तो सिर्फ हेल्प के लिए मेरे को एग्री करके दिया था ना, तो पेमेंट तो मेरे को करना था, तुम लोगों को देना था, फिर तुम लोग बैंक को देने वाले थे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में तुम लोगों ने मेरे को पैसे मांगे, मैम पैसे दे दो, बैंक आएंगी और पैसे मांगेंगी, तो मैंने बोला तुम लोगों को देखो अब मेरे पास पैसे नहीं, तो तुम लोग कितने चिढ़ जाओगे कि मैडम ऐसा कैसा किया, हम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, आपने तो बोला था कि ड्यू डेट आएंगी तब मैं तुम लोगों को दे दूंगी, तुम लोग पे कर देना, हमने तो आपकी हेल्प के लिए बिल एक्सेप्ट करके दिया था, हम हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन हो जाएंगी, सही है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को तुम लोगों को क्या करना था, पेमेंट करना था, लेकिन मेरे पास पेमेंट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि तुम
अब मेरे पे क्या निकालो, बिल। अब तुम लोग क्या हो गए, ड्रॉवर। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, बैंक में जाएंगे, डिस्काउंटेड करवाएंगे। ड्रॉवर हो गए भाई यार, मेरे से तुम लोगों को एक्सेप्ट करके मिल गया। अब तुम लोगों ने डिस्काउंट किया, तुम लोगों ने उसकी प्रोसीड ले ली। ठीक है, तुम लोगों ने जैसे प्रोसीड ली वैसे मेरा देना तो तुम लोगों के लिए क्लियर हो गया, क्योंकि एक बार तुमने एग्री कर दिया, एक बार मैंने एग्री कर दिया, तो ना तुमको मेरे से लेना ना मेरे को तुम लोगों को अब देना है। समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में ये सेटलमेंट क्या हो गई, ऑफसेट हो गई। समझ में आया? तो ऐसा होता है कि तुम लोगों ने क्या किया, ये ड्रॉवर बन के बिल डिस्काउंटेड किया, जो प्रोसीड आई उससे ये फर्स्ट बिल का पेमेंट कर दिया। ठीक है, रुको, अब फर्स्ट बिल का पेमेंट कर दिया। जैसे ही फर्स्ट बिल का पेमेंट हो गया, अब सेकंड बिल जो मेरे पे ड्रॉ किया है उसका पेमेंट भी मेरे को करना है। सही है, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम प्रोसीड किस तरह की दी, मैंने। सेकेंड टाइम भी प्रोसीड मैंने दी क्या, नहीं। किसने दी, बैंक ने। तुमने क्या किया, वो बिल डिस्काउंटेड किया और जो बैंक मांगने थी वो पैसे बैंक को पेमेंट करने के लिए यूज कर ली। अब मैं ड्रॉवी हूँ, तो मैंने पहली बार जो पैसे रखे थे उसका पेमेंट तो मैंने किया ही नहीं कहीं, तो उसका पेमेंट मैं अल्टीमेटली ये बिल के थ्रू बैंक को करूंगी जब वो ट्रांजैक्शन पूरा सेटल होगा। बराबर है? तो ये जो पार्ट है ये बहुत समझने में थोड़ा टिपिकल वाला पार्ट है। समझ में आया? क्योंकि म्यूचुअल हेल्प पे पहले तो मेरे को तुम लोगों से कुछ लेना नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने बिल एक्सेप्ट करके तुम लोगों को ड्रॉ भी बना दिया। अब तुम लायबिलिटी में आ गए, उसके बाद फिर टाइम पे मैंने पेमेंट देने से बना कर दिया, तुम्हारी लायबिलिटी आ गई। तुम लोगों ने सपोज उसको पेमेंट कर दिया, बैंक को अगर तुम लोग पेमेंट कर देते और मेरे से नहीं मांगते, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे को तुम लोगों को रियल में लायबिलिटी क्रिएट हो जाती। ठीक है, तो वैसा ना करके मैंने क्या बोला, तुम लोग अब मेरे पे बिल निकालो। मतलब अब मैंने पहले तुम लोगों पे लायबिलिटी क्रिएट किया, अब तुम लोग मेरे पे लायबिलिटी क्रिएट कर दो। तो पहले जब मैंने तुम लोगों पे लायबिलिटी क्रिएट करी थी तो मैंने बैंक से बेनिफिट ले लिया था। अब तुम लोगों ने मेरे से लायबिलिटी क्रिएट करके बैंक से बेनिफिट लेके बैंक को ही मेरे भी हाथ में जो पेमेंट करना था वो कर दिया। अब लास्ट डे बैंक मेरे पास आएंगी और मेरे से ये जो सेकेंड बिल है उसकी प्रोसीड मांगेंगी और वो मेरे को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो मेरे को तुम लोगों को देनी थी जो प्रोसीड मैंने दी नहीं। सही है? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पॉइंट है और ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल भी, ठीक है। और इसका डिस्काउंटिंग चार्जेस भी, मतलब जब तुम लोगों ने 50-50% रखी है तो डिस्काउंट भी मैं तुम लोगों से लूंगी 50%। मैं क्यों भरूंगी ना, सपोज 40,000 का बिल है, डिस्काउंट करवाया 2020, अपन हाफ हाफ बांट लेने वाले थे, बैंक ने अपने को 39,000 रुपीज दिए तो 500 में दूंगी डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो 500 तुम लोग देंगे, मैं तुम लोगों के डिस्काउंटिंग चार्जेस थोड़ी बियर करूंगी। समझ में आए? तो ऐसी थोड़ी सी इसमें जंबल वाली सिचुएशंस होती है। समझ में आए? तो अपन एग्जांपल लेते और उससे और क्लियर करने का ट्राई करते। हमेशा जो पर्सन जितनी प्रोसीड रखेगा, अगर दोनों ने एक दूसरे के हेल्प के लिए एक दूसरे पे या एक ही बिल में की प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेशो में प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूट किए, कैश डिस्ट्रीब्यूट किए, उसी प्रोसीड में डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसी रेशो में डिस्काउंटिंग चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। समझ में आया? अपन एग्जांपल लेते। चलो फिर अपन एग्जांपल लेते। मॉडल निकालो अपना और इलस्ट्रेशन देखो। बेसिक प्रॉब्लम अपने सब हो गए, अकोमोडेशन पे थोड़ा सा
देखो पेज नंबर 6.17. On 1st July 2016, George draws a bill 1,80,000 for 3 months on Hari for mutual accommodation. Hari accepted the bill of exchange. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from Jack on the same day. George endorsed Hari's acceptance to Jack in full settlement. On 1st September 2016, Jack purchased goods from worth rupees 1,90,000 from Hari. Jack endorsed the bill of exchange received from George to Hari and paid 9,000 in full settlement of the due to Hari. On 1st October 2016, Hari purchased goods worth rupees 2 lakh from George. However, Hari paid the amount due to George by check. Due necessary journal entries in the books of Hari and George. इन्होंने बोला कि 1 जुलाई 2016 को जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया 1,80,000 का 3 महीने के लिए. हरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, मतलब देखो जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया, मतलब जॉर्ज क्या है, GORJ ना, GORG, जॉर्ज क्या है, ठीक है, किसके लिए, हरी के लिए. हरी क्या है, ड्रॉ. अब एक्चुअल लायबिलिटी किसकी है, एकोमोडेशन बिल में. हाँ, लेकिन लीगल लायबिलिटी किसकी है, इतना समझ में आया. कितने का बिल था, 1,80,000. इसने क्या कर दिया, ये बिल डिस्काउंट नहीं, इंडोर्स किया है. हाँ, देखो पेज नंबर 6.17 ना. हाँ, Hari accept the bill of exchange. George has purchased goods from Jack. ठीक है, अभी उसी टाइम इसने बिल के साथ क्या किया, या बिल कहाँ दिया, वो कुछ दिया नहीं, लेकिन दिया इसने क्या किया, परचेस फ्रॉम जैक. ठीक है, और ये जो बिल है ना, बिल इंडोर्स, समझ में आया. अब क्या होगा, अब आगे क्या हुआ, देखो जैक को दे दिया. क्यों दिया, गुड्स परचेस करने के बदले. गुड्स कितने का था, 1,81,000 का गुड्स परचेस. उसके लिए कितने का बिल दे दिया, 1,80,000. मतलब बिल में डिस्काउंट कितना, 1,000 रुपीज डिस्काउंट अपन ने रिसीव कर लिया, क्योंकि अपने को जैक को देना कितने, 181, और बिल कितने का दिया, 180 का. तो 1,000 रुपीज अपन ने उससे डिस्काउंट ले लिया है. ठीक है, आगे देखो. जॉर्ज इंडोर्स हरीज एक्सेप्टेंस टू जैक, ये इंडोर्स कर दिया उसने. On 1st in full settlement. On 1st September, Jack purchased worth rupees 1,90,000 from Hari. अब जैक आ गया बीच में, है ना. जैक ने क्या किया, परचेस किससे किया, हरी से. परचेस फ्रॉम हरी. कितने का, 1,90,000. अब जैसे ये बिल जैक को गया था,
Jack received bill from George. ठीक है, ₹80,000। अब देखो इनके और इसके और इसके ट्रांजेक्शन में हरी ने जैक ने हरी से गुड्स परचेज किया, है ना। तो जैक को क्या करना है, पेमेंट टू हरी, आणि इसको रिसीव्ड फ्रॉम इसने क्या किया ऐसे, तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम जैक। समझ में आया क्या? अब देखो इसने ये बिल किसको इंडोर्स कर दिया, जैक के पास क्या है, बिल किसने एक्सेप्ट किया है, हरी ने एक्सेप्ट किया। इसको एक्चुअली हरी को पेमेंट करना है। अब इसने क्या किया, ये जो बिल जैक को तो हरी को इंडोर्स टू। अब मेरे को बोलो लीगल लायबिलिटी किसकी थी, हरी की लायबिलिटी थी। हरी की लीगल लायबिलिटी होने की वजह से हरी ने इसको बिल दिया, इसने इसको बिल दिया और इससे बिल उसको वापस मिल गया। मतलब अब इसको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, ऐसा हो गया क्या, लीगली। इसको इसके पेमेंट इसको देना था, इसने ये बिल इसको दे दिया, उसने उसका बिल इसको दे दिया। ये देखो कैसे, ये मैं हूं, ठीक है, ये चेक है और ये साक्षी, ठीक है। मैंने क्या किया, चेक को बोला कि एक बिल एक्सेप्ट कर दे, चेक ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, मेरे को दे दिया। उसके बाद मैंने साक्षी से जाके जैक से जाके गुड्स परचेज कर लिया, मतलब साक्षी से जाके गुड्स परचेज कर लिया। अब जैसे मैंने साक्षी से गुड्स परचेज किया और चेक से बिल लिया, तो मेरे को दोनों जगह पेमेंट करना है। इस सिचुएशन में मेरे को दोनों को पेमेंट करना है, मेरे को चेक को भी पेमेंट करना है, मेरे को साक्षी को भी पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने चेक से सिर्फ म्यूचुअल हेल्प के लिए बिल एक्सेप्ट करवा के लिए, एक्चुअली जिस दिन बिल पेमेंट होगा उस दिन मेरे को ही पेमेंट करना है। समझ में आया? तो जब और साक्षी से तो मैंने लीगली गुड्स परचेज किए ही है, तो मेरे को साक्षी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे सिचुएशन में फिर भी मैंने क्या किया, चेक का बिल साक्षी को दे दिया। मतलब अब चेक को साक्षी को पेमेंट करना है। एक ट्रेड बिल अगर रहता तो क्या होता, मेरे को इससे रिसीव करना था और ये बिल मैंने साक्षी को दे दिया जिसको मेरे को पेमेंट करना था, तो मेरे लिए ये बीआर था, मेरा बीआर मैंने इंडोर्स कर दिया तो साक्षी को मिल गया। बीच में जाके साक्षी ने चेक से गुड्स परचेज कर लिया, मतलब साक्षी को अब चेक को पैसे देना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में साक्षी ने जैसे ही चेक से गुड्स परचेज किया और मेरा जो बिल मिला था उसको पता नहीं था कि चेक से मैंने म्यूचुअल एकोमोडेशन में लिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, भाई प्रिया मैम से अपने को बीआर मिला है, किसका मिला है, चेक का मिला है, ठीक है। तो प्रिया मैम को चेक को प्रिया मैम को देना है, मतलब प्रिया मैम रिसीवर है, चेक प्रिया मैम को देगी, प्रिया मैम मेरे को इस बीआर के पैसे देगी और फिर मैं चेक को पेमेंट करूं। उससे बेटर है कि मैं क्या कर दूं, बिल दे दूं। सही है, क्योंकि साक्षी के हिसाब से क्या सोचना है उसका, देखो
फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की। चेक को किसको पैसे देना थे? प्रिया मैम। प्रिया को किसको देना थे? साक्षी। साक्षी को किसको देना थे इनडायरेक्टली? चेक को। तो पैसे का ट्रांसफर ना होके बिल से ये सारी चीजें सेटल हो गई। अब ये सब हो गया, पर अल्टीमेटली पेमेंट तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा ना। तो कौन करेगा पेमेंट? इसकी प्रोसीड एक्चुअली किसके पास है? चेक के पास है कि मेरे पास है? प्रिया के पास है। देखो क्योंकि इससे तो सिर्फ म्यूचुअल एकोमोडेशन से एक्सेप्ट किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की लिख रही है बिल के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली पेमेंट किसको करना है? मेरे को करना है। ठीक है ना? तो ऐसे सिचुएशन के लिए ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती, समझ में आया? फिर अपन क्या करेंगे, चेक के बुक में अगर एंट्री करेंगे तो चेक को पहले बिल्स पेबल था, चेक के लिए जो मेरे को बीआर मिला था, ये चेक के लिए पहले क्या था? बिल्स पेबल था। और साक्षी से जो उसका ही बीआर उसको वापस मिला वो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल था। ठीक है? तो उसकी ना लेना है ना देना है। पर अगर अपन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे गए तो वहां पे मेरे को आज भी चेक को कुछ पैसे देना है, क्योंकि उसने मेरे को एकोमोडेशन के लिए वो एक्सेप्ट करके दिया होगा। ठीक है? फिर आगे यहाँ पे भी क्या हुआ है कि चेक ने भी प्रिया से गुड्स परचेज किया। चेक ने मतलब हरी ने भी जॉर्ज से गुड्स परचेज किया। ठीक है? फिर इन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। किसको कर दिया? हरी को। जॉर्ज ने किसको सेल किया? हरी को। अब हरी को क्या लेने हैं कि देने पैसे? देने। किसको देने? प्रिया मैम को देने। ठीक है? अब इसने जो गुड्स परचेज किया है लास्ट में वो 2 लाख रुपीस का है। ठीक है ना? चेक को 2 लाख रुपीस का गुड्स चेक ने वापस प्रिया से परचेज किया। पहले प्रिया ने चेक से किया, चेक से किया था, साक्षी से किया। ठीक है? छोड़ दो। हाँ, तो 2 लाख रुपए का गुड्स अब चेक ने किससे परचेज कर लिया? प्रिया। अब चेक बीआर में मेरे को चेक को देना थे, ठीक है ना? अब लेकिन इस ट्रांजैक्शन की वजह से चेक को मेरे को देना भी हो गया। तो मैंने चेक से कितने का बिल लिया था? 1,80,000 का। ठीक है? और अभी चेक मेरे से कितने का गुड्स ले गई? 2 लाख रुपीस का। मतलब आज मेरे को चेक से कितने रुपीस रिसीव करना है? 20,000 रुपए रिसीव करना है। और चेक को मेरे को कितने रुपीस देना है? 20,000 रुपीस देना है। ठीक है? तो ये ऐसी सारी खिचड़ी है। ठीक है? तो ये सारी चीजों को इसको लिख लो एक बार, जैसे समझ में आया है ना? और फिर अपन इसकी जर्नल एंट्री देखते। जर्नल एंट्री से थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना? ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा पर देखते हैं। देखो, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट करके लिया। किससे एक्सेप्ट करके लिया? हैरी से। ठीक है? एक्सेप्ट करवा के लिया, मतलब इसने ड्रॉ किया। तो ये कौन है? ड्रॉ। ये कौन है? ड्रॉ। और जैक कौन है? इंडोर्स। ठीक है? आ जाओ। जॉर्ज को क्या मिला? तो हैरी। ठीक है? हाँ, ठीक है। वो डेट अपन देखेंगे आगे। इसने एंट्री क्या की होंगी? हैरी ने जी बिल्स। ओके? आगे क्या हुआ? हैरी ने जैक से गुड्स परचेज Harry acceptably. George had purchased goods from Jack. हाँ, Jack से इसने goods purchase की। Entry. परचेज टू Purchase to Jack. जैक। ये क्या एंट्री करेगा? जैक सेल की।
मिला BP BR टू, इसको तो BR ही मिलेगा ना, BR फ्रॉम जॉर्ज। समझ में आया क्या? हाँ। इसने इसका बिल इंडोर्स कर दिया तो इसको रिसीव हो गया, ठीक है। अब इसको जी से ना लेना है ना लेना, समझ में? इतना हो। उसके बाद क्या हो, अमाउंट भी अपन देखेंगे। हाँ, अमाउंट भी देखेंगे। ये बिल कितने का था? 180 इसने परचेस किया 180 181। उसके बाद इसको देना है 181, BR है 180 का डिस्काउंट, या रिबेट लिखो, डिस्काउंट ही लिखो इसको अपने कॉमन लैंग्वेज में, 1000 है ना, तो अपना बेनिफिट हो गया। अब उसको BR मिला 180 का, लेकिन उसको बेचारे को लेना कितने थे? 181, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में डिस्काउंट उसका क्या हो गया? लॉस 1000 जॉर्ज को कितने लेना अपने से? डिस्काउंट के जगह पे 10,000 हाँ 1000, ओके। इसका हो गया। अब इतना रहता तो टॉपिक ही खत्म हो जाता। 1 सितंबर को जैक ने गुड्स परचेस किया हैरी से, ठीक है। जॉर्ज का एंट्री करेगा परचेस टू एच, ये क्या एंट्री करेगा? जैक टू 1 लाख 90,000 1 लाख 90,000, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अब इसको किसको पेमेंट करना है? इसने क्या किया? BR इंडोर्स कर दिया टू एच 1,90,000, ठीक है। एच को गया BR कितने का गया? 180। कैश भी गई है, देखो एच को 9,000 और 1,000 इसने भी क्या ले लिया उससे? ठीक है। ये क्या एंट्री करेगा बेचारा? BR रिसीव हुआ 1,80,000, कैश रिसीव हुई 9,000, डिस्काउंट दिया इसने दिया, मतलब इसे जबरदस्ती ले लिया होगा तुझे 1,90,000, समझ में आया? अब on 1st October Hari purchased on 1st October Hari purchased worth rupees 2,000 from George. Hari paid amount to George by check, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में देखो, जॉर्ज का बिल्स पेएबल था 180 का, इसका उसको पेमेंट करना था और यही उसके पास वापस आ गया, तो अब इनको रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल। इस वैसा करके इसका खुद का ही पेमेंट और खुद का ही, इसको बोलते हैं निगोशिएशन बैक। क्या बोला जाता? निगोशिएशन बैक, मतलब अपन ने अपना बिल दिया और अपने पास आ गया हो, ठीक है। तो वो बिल को उसका पेमेंट भी कैंसिल करना पड़ता है। ये एक्चुअली मिलेगा कि इसको पेमेंट नहीं मिलना रहेगा, तो ये किसके पास जाएगा? इसके पास। यहाँ से कहा जाएगा यहाँ और यहाँ से कहा जाएगा यहाँ, तो अल्टीमेटली इसको पेमेंट करना है, तो यही पेमेंट करते करते जाएगा और रिसीव करेगा। उससे बेटर है कि वो ना दे ना ले, इस वजह से ये बोलो 1,80,000। उसके बाद क्या हुआ? हरी ने गुड्स परचेज किया,
है ना, फ्रॉम जॉर्ज। जॉर्ज। हाँ, ये एंट्री क्या करेगा, परचेज टू जॉर्ज। परचेज टू जॉर्ज। बोलो कितने का, 2 लाख का। 2 लाख। हाँ, अब इस ये क्या एंट्री करेगा, हरी टू सेल्स। टू सेल्स। कितने का, 2 लाख। 2 लाख। ठीक है। पर अगर देखा जाए तो एज को देखो, क्रेडिट कितना है 1 लाख और डेबिट कितना हुआ है, 2 लाख। देखो जे जे कैंसिल, बी आर कैंसिल, डिस्काउंट तो एक्सपेंडिचर में चला गया। एज को डेबिट क्रेडिट में कितना लेना बाकी है, 20,000। बराबर है। मतलब एज को 20,000 से ज्यादा डेबिटेड है, हाँ। तो अपन उससे क्या शुरू कर लेंगे, बैंक से टू एज 20,000। बैंक से पेमेंट किया। हाँ ठीक है, कैश या बैंक चेक किया उसने ना, बैंक टू एज। ये क्या एंट्री करेगा, जी टू बैंक। टू बैंक। इस तरीके का यह सबसे इजी वाला बिल ऑफ एक्सचेंज एकोमोडेशन का एग्जांपल था। तुम लोगों की बुक में जॉर्ज और हरी की एंट्रीज दी है कि दी नहीं है, पर मैंने क्लियरेशन के लिए यहाँ पे पूरी एंट्रीज। ठीक है, नरेशन तो पता है, बिल एक्सेप्टेड, बिल रिसीव्ड, परचेज, सेल, बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, बिल बियर इंडोर्स, ये गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव्ड, रिमेनिंग कैश रिसीव्ड, बियर रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड, बियर कैंसल ड्यू टू नेगोशिएशन बैक। ठीक है, जैसे हेल्प लगी तो मॉडल में तुम लोगों के पास दिए हुए हैं, परचेज टू जी, डी टू बैंक। ठीक है, करो इसको, लिख लो आराम से, लॉजिक से समझोगे तो बहुत इजी है, नहीं समझोगे तो बहुत टफ है। चलो लिख लिया ना। देखो अब करते अपन इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 6.19। फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2016, एक्स ड्रॉज अ 4-month बिल। ऐसे तो 4 महीने का अलाउड नहीं है, पर निकाला इन्होंने। On Y for ₹4,000. Y return the bill after acceptance on the same day. X discount the bill with his banker 6% per annum and 50% proceed to Y. देखो मैंने बोला था कि 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। On the due date, X is unable to send the amount due. After the and therefore Y draws a bill for ₹7,000, which is duly accepted by X। बराबर है। अब X ने उस दिन उसको पेमेंट करना था, पर उसने बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो उसने बोला कि मेरे को एक नया बिल एक्सेप्ट करके देता, और वो बिल था 7,000 रुपये का, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय X एंड Y डिस्काउंट द बिल। और X ने वो बिल एक्सेप्ट कर दिया, Y को दे दिया, Y ने उसको डिस्काउंटेड करवा लिया और 1,300 रुपये X को भेज दिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही बिल का पेमेंट आने वाला था, उसके पहले ही एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और एक्स के प्रॉपर्टी से सिर्फ 25 पैसा इन रुपये रिकवर। ठीक है, देखते हैं अपन करेंगे एक्स के इसमें भी वाई। एक्स कौन था यहाँ पे, रॉबर्ट। पहले उसको बिल मिला, बियर टू वाई। ठीक है, ये क्या एंट्री करेगा, बाय एक्स टू बिल। हाँ, अमाउंट 4,000। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में इसने डिस्काउंटेड करवाया, इसके पास क्या आया, बैंक डिस्काउंट टू बियर। पैसे कितने मिले, वो नहीं दिया, बिल कितने का था, 4,000 पे 4 महीने का बिल था, तब की तभी उसने डिस्काउंटेड किया हुआ था, और 6% इंटरेस्ट था। 180 रुपीज।
180 नहीं 80 रुपीज आ रहे सिर्फ 80। हाँ ठीक है, 80 रुपीज बैंक डिस्काउंट काट लेंगी और 3920 दे देंगे। हाँ इसके 50% किसको देना है अपने को? अपने एग्री किया वाई को। हाँ टू कैश, टू वाई, हाँ 19 सॉरी टू कैश। 19 इसके 50% करो, 1960 1960। देखो डिस्काउंट अपन ने पे किया था, अपन ने उससे 40 रुपीज ले लेंगे हाँ और टोटली उसके अकाउंट पे कितने बता देंगे? 50% ये डिस्काउंट। हाँ समझ में आया? अब ये देख लेना, ये देख लेना, ये तुम लोगों का ये तो लिख देती 4000 के 4 मंथ्स का 6%। ठीक है। अब जिस दिन एक्स को इसका पेमेंट करना था, उसने वाई को बोल दिया, इसने प्रोसीड रिसीव की एंट्री की होंगी, कैश टू डिस्काउंट टू एक्स बोलो 1960 40 और 2000। अब जिस दिन इसका पेमेंट करना था उस दिन एक्स ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, वाई ने बोला कि ठीक है तू एक BR दे दे मेरे को, है ना। इसको BR मिला, किससे मिला? एक्स से मिला। कितने का मिला? 7000 का मिला। इसने क्या किया? डिस्काउंटेड करवाया। क्या मिला? बैंक। क्या मिला? डिस्काउंट। क्या गया? BR कितने का गया? 7000। इसको क्या लगे? चार्ज। 7000 पे कितने महीने का बिल था? सेकेंड बिल। बाय ड्रॉज द बिल। $6,600 मिले। हाँ 6600 मिले, इतना दे दिया है, 400 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस। हाँ बोलो फिर 6,600। अब 50-50% प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूट की थी उन्होंने, है ना। बोलो फिर अभी ये भी कितना भेजेंगे उसको? 50%। तो कैश कितनी गई? एक्स को 3,300। एक्स को कैश गई 3300। डिस्काउंट अपन एक्स से लेंगे 200 50-50%। और इसके 50% 3,500। हाँ है। इधर रिसीव हुआ, हाँ तो क्या रिसीव हुआ? कैश कैश कितना? 3300। डिस्काउंट डिस्काउंट 2 वाई। इस बिल रिसीव की एंट्री देंगे रुको। हाँ बिल एक्सेप्टेड की हम अपन एंट्री क्या करेंगे? बाय टू बिल्स पेएबल 7000। बोलो आगे। कैश डिस्काउंट 3300 ठीक है। लेकिन अब वापस जब एक्चुअल पेमेंट करने की बारी आई तो एक्स क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। और एक्स ने कितने पैसे मिले? एक्स के प्रॉपर्टी से सिर्फ 25 पैसा ही ना रुपीज मिला। अब ऐसे सिचुएशन में देखो वाई को एक्स से कितना लेना था? 6,500। देखो दो तो दे दिए थे उसने। हाँ नया बिल कितने का था? 3300 और 2000 तो ऑलरेडी वाई लेके गए हैं, हाँ है ना। 1300। वाई को क्रेडिट 4000 था, फिर वाई को डेबिट 7000 और वाई को डेबिट वापस 2000। यहाँ पे वाई ठीक है। वाई अब करो वाला वाई का को निकालो। वाई को क्रेडिट 4,000 डेबिट 2,000 7 डेबिट 7,000 और फिर
8,500, 9,000, वाई को कितने रिसीव करना है अपने से? 1,500, 1,500 रिसीव। हाँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, y को तो अपने को 1,500 देना है, लेकिन x को बैंक को कितने देना है? ये पूरे देना है जो उसने बाद में रिसीव किए। हाँ, 7,000, बैंक को तो पूरे देना है ना? और उसमें से कितने पैसे रिकवर हो रहे हैं? 25 पैसे। तो अब हुआ क्या होगा, देखो यहाँ पे जब ये 7,000 का बिल आया होगा तो उसने क्या किया होगा, ये 3,500 इसमें से एडजस्ट कर लिए होंगे। ये 2,000 रुपये पहले पेमेंट कर दिए ना, मतलब क्या हुआ होगा कि पहले 4,000 का बिल, फिर 7,000 का बिल। अब उसने सिर्फ एक्सेस प्रोसीड इसको भेजनी थी। यहाँ पे गलत हो गया वैसे, ये देखो एक्स ने 4,000 का बिल और 7,000 का दिया, ठीक है। 3,000 रुपए अभी y को x को भेजना है। पहले y ने कितने का बिल्स पेबल दिया? 4,000। इसको कितना रिसीव हुआ? 4,000, ठीक है। अब इसने इसको कितने का दिया? 7,000, ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने नए बिल में कितने ली थी? 3,000 की हाफ ऑफ प्रोसीड, 1/4, 1 हाफ, 1 हाफ। वाई ने किया क्या होगा, जब नया बिल एक से एक्सेप्ट करके लिया होगा ना, तो पहले पेमेंट किया होगा, पहले बिल का पेमेंट तो बैंक को करना पड़ा होगा ना। हाँ, तो वो किसने किया होगा? इन शॉर्ट वाई वाई ने। ने किया होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एक एंट्री गलत हो गई। वाई टू बिल्स पेबल 7,000, बैंक डिस्काउंट टू बी आर, पर यहाँ पे वो एक्स को सिर्फ एक्स्ट्रा 1,500 रुपए भेजेगा। 1,500 में से 1,300 भेजेगा, 200 रुपए डिस्काउंट। क्यों ऐसा? पहले का ये जो अकाउंट अपन ने निकाला, देखो पहले वाई को 4,000 देने थे, अपन ने 2 दे दी, हाँ, फिर उसको 7,000 दे दिया, अपने को 3,500 मिल गए। क्यों, कैसे मिल गए? 2,000 ऑलरेडी मिल चुके हाँ, और 1,500 बाकी मिलना उसने भेजे। हाँ, तो ऐसा करके अपन ने उसके पूरे 9,000 रुपए का एडजस्टमेंट किया। समझ में आया? थोड़ा सा ये मुश्किल है, छोड़ो इसको भी। यहाँ से समझाऊंगा तुम लोगों को। इसको कितनी कैश मिलेंगी? 1,300। समझ में आया क्या? कैसे? 7,000, 4,000 रुपए एक्स को पहले दे चुके, उसने 2,000 खुद रखे, 2,000 दे दी। हाँ, अब एक्स ने 7,000 रुपए दिए, हाँ, है ना, पहले तो रिसीव किए। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि वाई क्या करेगा? 3,500 इसको देगा, 3,500 इसको दे, खुद रखेगा। हाँ, 3,500 में से तो 2,000 वाई को एक्स को पहले वाले भेजने थे, हाँ, तो वाई एक्स को कितने देगा? सिर्फ 1,500 देगा, और डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 तो वो लेंगे। हाँ, ठीक है, समझ में आया? अब ये तो हो गया एक्स और वाई का अकाउंट सेटल, लेकिन वाई की लायबिलिटी, एक्स की लायबिलिटी आज भी बैंक के लिए 3,500 रुपए की खड़ी है, हाँ, ठीक है ना। तो बैंक को तो कितने पैसे रिसीव होंगे? सिर्फ और सिर्फ 25 पैसा, इनर रूपी। अब ये जो बिल 7,000 का था, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा एक्स के अकाउंट में, ठीक है, फिर डिसऑनर्ड हो जाएगा। हाँ, और एक्स के बुक में आगे एंट्री होंगी, ये एंट्री इधर लिख रहे हो, यहाँ पे लिख रही हो, आगे एंट्री होंगी
बिल्स पेबल कैंसिल हो गया ना, हाँ ये पूरा ही कैंसिल हो गया। अब मिलेंगी टू कैश टू कैश, हाँ हाँ ना टू डिफिशियंसी, हाँ टू डिफिशियंसी, टू कैश। बाय कैसे आए? कौन को बाय देना? को देना था ना वाई को देना था। देखो ये कैंसिल हो गया, हाँ हाँ वाई का अकाउंट देखो वापस, वाई 4,000 हाँ 2,000 2000 7,000 2000 ये 7,000 फिर 3,500 से 3000 नहीं 1,500 15 करो कितने बचे? ये 3,500 3500 रुपीज आज भी एक्सचेंज क्रेडिटेड। हाँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब वाई को 3500 रुपये मिलेंगे, इसमें से कितने रुपीज मिलेंगे? इसके वन कोट करो 875 और डिफिशियंसी 2,625 262 हाँ डिवाइड कर दो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, ज़्यादा इजी कर देंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्स पेबल 3500 का, हाँ सॉरी 7000 का कैंसिल हुआ, 7 पे कैंसिल होगा ना। हाँ तो अब इसकी एंट्री अगर इधर रिवर्स करी तो क्या होगा? 7,000 करो 7,000 मेरी बैलेंस इधर आएगा तो 12,500 हाँ उधर आएगा। आज भी अपने को 3500 रुपये देने थे जो कि अपन दे नहीं पा रहे, तो अपन ने वो दिए कैसे? कैश गई अपनी 875 हाँ और डिफिशियंसी अपन ने उसकी बैड डेट कर डाली, उसकी बैड डेट अपनी तो डिफिशियंसी 262, 25 ठीक है। इसको डिफिशियंसी क्यों लिखेगा? एक्स, क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद की बदनामी नहीं करेगा कि दूसरे के पैसे हमने बैड डेट कर दिए। वो क्या बोलेगा? शरीफ बच्चा बन के मेरे पास उतने पैसे नहीं, अभी मेरे को कमी हो गई, ऐसा बता रहा है, बैड डेट्स नहीं बता रहा। वाई क्लियरली क्या शो करेगा? बैड डेट्स हो, हाँ पर एक्स क्या शो करेगा? मेरे को कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या था? पहले भी ये कैश रिसीव कैश है ना, ये भी आर, ये क्या है? कैश, ये क्या है? कैश गिवन, नहीं ये भी कैंसिल, ये आर कैंसिल, ये कैश, ठीक है। और ये रिमेनिंग बैलेंस और ये पेमेंट हुआ इस तरीके से एक्स का अकाउंट क्लोज, वाई का अकाउंट क्लोज हो जाएगा एक्स की बुक में, ठीक है, समझ में। अब देखो इसमें क्या खिचड़ी चल रही, इसमें खिचड़ी चल रही, इसकी भी बेचारे के कैंसिल करना पड़ेगा इसको। हाँ X2 BR, ठीक है 7,000 और इसको पैसे मिले नहीं कैश बैड बैड डेट्स तो एक्स 3500 875 नहीं 875 और 2 2,625 समझ में आया? इस तरीके से इसकी एंट्रीज होंगी, लिखो वाला। लिखो इसको और इसकी डेट्स डाल लेना, और इधर वाई के बुक में एक्स का अकाउंट बनाना वाला देखो,
संजय क्या दिया, बीपी, है ना। तो एक्स क्या लिखेंगे उसको, बीआर। हाँ बीआर कितना 4000, बाय कैश 2000, बाय बीपी, बीपी उसके लिए बीपी चाहिए, है ना। हाँ तो बीपी 7000 का कैंसिल कर दिया अपन, हाँ ठीक है। इससे पहले उसने अपने को पेमेंट किया हुआ था, ये दिया उसने, ठीक है। अपन ने उसको क्या दिए, पैसे दिए, हाँ। कितने दिए, 1500 रुपये, हाँ ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट अलग अलग लिखा, नहीं तो भी चलो, फिर भी कैंसिल हो गया, 7,000 ठीक है। अब चला गया वो छोड़ के अपने, करो इनकी टोटल, 12,500 12,500 में से उसने 3,500 डाला। बचे अब इसके बैलेंस, हाँ बैलेंस ये बैलेंस कैसे रिसीव हुआ, कैश में 875 और इधर 362, क्रेडिट्स। यहाँ पे अगर अपन बैलेंस नहीं भी लिखते, हाँ ये देखो, ये कैश रिसीव करेगा 875 और ये इसकी डिफिशियंसी 2625, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, मैंने उसको बैलेंस रखा था और बैलेंस पे डिडक्ट ड्यू किया था, ऐसा नहीं होगा, उसके क्रेडिट में है, इसके डेबिट में है, ठीक है। 12,500 समझा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते, थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट है। इंसॉल्वेंसी के एक बार देख लेना ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अनिल ड्रॉज अ बिल 9,000 ऑन संजय, अनिल ने संजय पे बिल ड्रॉ किया which for 3 months, which Sanjay returned to Anil after accepting the same. Anil gets discounted 8/20 on 8 April and remit 1/3 amount to Sanjay. On the due date, Anil fails to remit the amount due to Sanjay, but he accepts a bill for rupees 12,600 for 3 months, which Sanjay gets discounted 12,330 and remit 2,220 to Anil before maturity. Before the maturity of the renewed bill, Anil become insolvent and 50% were realized from his estate on 15 October. ठीक है, सेम एग्जांपल है, देखो अनिल ने भी ड्रॉ किया, एड्रेस कर ले जाकर अनिल की बुक में और संजय की, बोलो इसको क्या मिला, BR बीआर मिला, बोलो एंट्री क्या करेंगे, BR to Sanjay, बीआर टू संजय, इधर एंट्री क्या करेगा, A to BP, ए टू बी, हाँ। नेक्स्ट इसने डिस्काउंटेड किया, बैंक डिस्काउंट तो दिया, बोलो एंट्री कितने रुपीस मिले इसको, 8820 180 नहीं 8820 मिले, ये बिल नहीं 1000 का था, 180 डिस्काउंटिंग चार्जेस, हाँ ठीक है। अब इसने इसके 1/3 प्रोसीड संजय को भेज, ठीक है ना। तो संजय टू कैश या बैंक
और इसके 1/3 2940 2940, ठीक है। टोटल इसके 1/3, 3000। टोटल के 1/3 इसको दिए इसको। हाँ हाँ, अब इसको रिसीव हुए पैसे, बैंक डिस्काउंट हाँ टू ए 3000 नहीं ना नहीं 2940 2940 और ये हाँ नहीं। अब क्या हुआ, ड्यू डेट पे इसने नहीं बोल दिया, हाँ। इसने इसको बी आर एक्सेप्ट करके दिया। S2 BP 12600 का इसको बिल मिला, BR2 A 12,600 इसने क्या किया, डिस्काउंटेड कैश डिस्काउंट टू BR, बोलो 12,330 270 और 12,600 रुपीज आए। हाँ इसने इसकी 1/3 प्रोसीड किसको भेजी, किसको भेजी, अनिल को अनिल को। और 1/3 प्रोसीड कैसे भेजता वो, पहली वाली भी लेस करके। अगर अपन 12,600 के 1/3 भेजते, बोलो कितने आते, 4200 4,200। उसमें से पहले ही अपने को कितने लेना है, अनिल से 3,000 1,000 गलत बोला, अरे सॉरी इसको 2/3 भेजे ना। अनिल ने पहले कितनी रखी थी, 2/3, तो अभी भी वो कितने प्रोसीड रखेगा, 2/3। हाँ 8,400, ठीक है। उसमें से पहले उसने कितने रखी थी, 6,000, समझा क्या, देखो हाँ, संजय ने कितने का बिल दिया, 12,600 पहले अनिल ने कितने पैसे रखे थे, 2/3, है ना। अनिल का कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो अनिल ने 6,000 रखे और संजय को कितने भेजे, 3,000। संजय के 3,000 तो किसको पेड करने थे, संजय, लेकिन अनिल के 6,000 भी ये नया बिल लेके किसने पे करे, संजय ने, ठीक है। तो 8,400 में से 6,000 अनिल के वाई क्या कर एस क्या कर लेगा, संजय क्या कर लेगा, लेस कर लेगा और बची हुई प्रोसीड उसको भेजेगा। नहीं तो फिर क्या आ जाएगा, वाई के पहले के भी 6 बाकी और अभी के 8,400 बाकी, ऐसे संजय की बहुत ज्यादा बच जाएंगे पैसे। तो संजय क्या करेगा कि 12,600 में से उसका हिस्सा कितना रहा है, उसका पोर्शन कितना रहा है, 8,400। उसमें से उसने पहले कितने रख लिए थे, 6,000, तो अभी उसको देने कितने हैं, 2,400। 2,400 में से भी डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट कितना देगा वो, 180। तो देखो 20 to 20 ये अमाउंट रेमिट की, ये अपने को एग्जाम्पल में भी दी, एग्जाम्पल में भी दी थी अमाउंट। हाँ, उसने एक्स को ए को कितने भेजे, कितने, 2,220। डिस्काउंट कितना दिया, 180, क्योंकि 2/3 प्रोसीड किसकी है, संजय 2/3 प्रोसीड अनिल को दी है उसने, तो इस वजह से 2/3 संजय अनिल को डिस्काउंट भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले अनिल ने 2/3 प्रोसीड रखी थी, इसलिए अभी भी संजय जब डिस्काउंटेड करवाएगा तो उसके 2/3 किसको मिलेंगी, अनिल को मिलेंगी। उसने 1/3 संजय को भेजी थी, तो संजय उसको 1/3 नहीं भेजेगा, संजय उसको 2/3 ही भेजेगा। पहला जो रेशो था वही रेशो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जितनी प्रोसीड जो लेगा उतने डिस्काउंटिंग चार्जेस देगा। तो इसने कितनी प्रोसीड ली, 2/3, तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 2/3 देगा। तो 270 के 2/3 180, ठीक है। ये किसको गए, 8, कितने गए फिर ये टोटल 2,400, टोटली अभी तक के 8,400 उसके पास हो गया। यहाँ तक बात रहती तो बात ही कुछ नहीं थी। और अब ड्यू डेट पे ये बिल क्या हो गया, 300 हो गया, तो कैंसिल करो A2 BR, ये भी कैंसिल करेगा, BP2 S।
आपको सॉल्व करके दिखा पड़ेगा तो ये समझ में आएगा, और अदरवाइज ध्यान में, ठीक है। इसलिए मैं साइमल्टेनियसली संजय की भी एंट्रीज ले रही हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर वो हो सके, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्लियर हो गया। अब बिल कैंसिल हो जाएगा, EP2S बोलो 12,600। ठीक है। अब अपने को इंसॉल्वेंसी निकालनी पड़ेगी, अनिल इंसॉल्वेंट है, इसका अकाउंट निकालो, चलो 9,000 है ना, फिर उसमें कैश भेजिए उसको 3,000, 12,600 12,000 है ना, इधर आएगा 12,600, हाँ हाँ बाय, हाँ 12,000 2,400 और आगे 12,000। अब उसको अपने से लेना कितने दे, 24,000 हाँ 8,400 8,400 है ना। वो पैसे अब कैसे मिलेंगे, 50% कैश इसको मिलेंगे और 50% डिफिशियंसी इसको मिलेंगी। तो ये एंट्री करेगा क्या, इस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिफिशियंसी 4,000 ठीक है। ये बेचारा कैश रिसीव करेगा, बैलेंस डालेगा 2K 8,400 और 200 ठीक है। ये बिल कैंसिल होगा। एक अकाउंट निकालना है यहाँ पे, एज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एस, तो एज अकाउंट बोलो BP बीपी 9,000 यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लो हाँ आगे। बाय बैंक बैंक 2940 डिस्काउंट नहीं, हाँ ना हाँ ठीक है, वरना डायरेक्टली लिख दे 3,000 तो भी चल जाता। हाँ एज अकाउंट 3,000 है, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद बाय PR किया, 12,600 ठीक है। इधर टू कैश टू कैश 2400 2400 हाँ टू BR कैंसिल 12,600 पहला कैश और बैलेंस 4200 4200 टैली होगा। ठीक है, इस तरीके से एंट्रीज है, इसको पॉज करो और लिख लो और सभी डेट्स डाल लो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे को पूछो। इसी के साथ अपना ये टॉपिक हो गया है खत्म। पीछे तुम लोगों को कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल का कुछ फॉर्मेट दिया है, वो कभी आता नहीं, और उसमें सिर्फ उसका फॉर्मेट है कि बिल्स रिसीवेबल, जैसे अपने सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पढ़ा है, वैसे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या क्या डिटेल आती है और बिल्स पेएबल बुक में क्या क्या डिटेल आती है, इतना अपने को इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, ठीक है। समझ में आए तो इतना कंप्लीट करो, बाकी फिर अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल और रिटर्न।